है वो लिखते हैं कि नेपियर इस प्रकार परेशान था जिस प्रकार कोई पुरुष जो होता है वो अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए परेशान होता है, उससे भी ज्यादा बेचैन नेपियर था। किस लिए? सिंध का विलय करने के लिए में अंग्रेजों ने निकोलसन को भेजा। किस लिए भेजा? कि सिंध से हम संधि कर लेते हैं जिसके माध्यम से फ्रांस का खतरा हम लोगों के ऊपर टल जाए, फ्रांस और रसिया का को हम लोग आधा आधा बांट लेंगे। लेकिन विलियम बेंटिक ने यहाँ कूटनीति की चाल चली। अब बेंटिंग क्या करेगा? बेंटिंग दो टाइप का दिमाग लगाएगा। लॉर्ड ऑकलैंड का जो प्रमुख उद्देश्य है वो क्या है? वो है अफगानिस्तान को जीतना, अफगानिस्तान को जीतना। कालीन इंग्लैंड में हर व्यक्ति ने विरोध किया, यहाँ तक कि उस समय ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने भी इस बात का विरोध किया और कहा कि अंग्रेजों की ये नीति या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की नीति ये ब्रिटिशों के इतिहास पर, उनके चरित्र पर लांछन लगाई। आधुनिक भारत के इतिहास की सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस क्लास के दौरान हम देखेंगे कि किस प्रकार अंग्रेजों ने अर्थात ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के दो और प्रांतों को अपने क्षेत्र में समाहित कर लिया था। और ये दो जो प्रदेश थे वो प्रदेश कौन से थे? तो वो प्रदेश थे सिंध और पंजाब। आप इस क्लास के दौरान देख पाएंगे कि किस प्रकार अंग्रेजों ने अपनी कूटनीति और अपनी आक्रामक नीति के द्वारा सिंध का विलय कर लिया, उस सिंध का विलय कर लिया जिसमें सिंध के अमीरों ने हमेशा अंग्रेजों का साथ दिया था। यहाँ तक कि जब अंग्रेजों ने अफगान युद्ध लड़ा था तो वो सिंध की जमीन पर लड़ा गया था और सामान्यतः विश्व के इतिहास में उसको सिंध की सेना के नाम से संबोधित किया गया था। तो अंग्रेजों ने अपनी कूटनीति, आक्रामकता की नीति के द्वारा किस प्रकार सिंध का विलय किया। और इसी क्लास में आप देखेंगे कि किस प्रकार पंजाब के क्षेत्र में मुगलों का पतन हो जाने के बाद रणजीत सिंह ने एक विस्तृत साम्राज्य की स्थापना की थी। लेकिन महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु हो जाने के मात्र 8 से 10 सालों में ही संपूर्ण सिख साम्राज्य को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने आधिपत्य क्षेत्र में ले लिया था और उस पर अपना साम्राज्य स्थापित कर दिया था। तो आप जिस आधुनिक भारत के इतिहास की सीरीज को देख रहे हैं उसमें आपका स्वागत है। आज हम लोग एक और स्टेप आगे चलते हैं और अपने इस भारत विजय के अभियान को जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया था उसको हम आगे बढ़ाते हैं। इससे संबंधित जो भी पीडीएफ होगी वो आपको मेरे टेलीग्राम लिंक पर उपलब्ध करा दी जाएगी। इस क्लास का जो प्रमुख उद्देश्य है वो सामान्यतः ये है कि आप आधुनिक भारत के इतिहास को मात्र कुछ फैक्टों के आधार पर रटे नहीं बल्कि समझने का प्रयास करें। आप उन लोगों से या उस इतिहास से कहीं परे चलें जो सामान्यतः आपको पीपीटी के माध्यम से पढ़ाई जाती है, क्योंकि पीपीटी के माध्यम से तो कोई भी लिख कर पढ़ा देगा, लेकिन आप सामान्यतः उस इतिहास को जानने का प्रयास करिए जो आपके कंसेप्ट क्लियर कर पाए, जो आपको कुछ सोचने के लिए मजबूर कर पाए। सिर्फ रटना और इतिहास पढ़ना बहुत अलग अलग चीजें होती हैं। रटकर आप ये तो पता कर पाएंगे कि पंजाब की विजय अंग्रेजों ने कर पाई थी, लेकिन आप अगर कंसेप्ट पढ़ेंगे तो आप ये भी अनुमान लगा पाएंगे कि आखिर पंजाब क्यों पराजित हुआ। क्या रणजीत सिंह की ऐसी गलत पॉलिसी रही जो अंग्रेजों ने उनके जाने के बाद, रणजीत सिंह के जाने के बाद मात्र कुछ वर्षों में ही पंजाब को अपने क्षेत्र में विजय कर लिया था। आप इसी में देखेंगे कि किस प्रकार लाहौर की संधियां हुई, भैरोवल की संधियां हुई, किस प्रकार नेपियर ने सिंध का विलय कर लिया, ऑकलैंड की वो कौन सी आक्रामक नीति थी, लॉर्ड हार्डिंग की कौन सी आक्रामक नीति थी, लॉर्ड डलहौजी की कौन सी आक्रामक नीति थी, वो आप इस क्लास के दौरान बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट को। तो आप इसमें थंबनेल में देख ही पा रहे होंगे कि इस क्लास के दौरान हम लोग क्या पढ़ेंगे। तो इस क्लास के दौरान हम पढ़ेंगे भारत में अंग्रेजों ने किस प्रकार सिंध का विलय किया, सिंध का विलय किया और पंजाब को अपने आधिपत्य क्षेत्र में ले लिया। और पंजाब को अपने आधिपत्य क्षेत्र में लेने के लिए उन्होंने दो युद्ध लड़े थे, जिसमें प्रथम युद्ध को आंग्ल पंजाब युद्ध प्रथम और दूसरे को आंग्ल पंजाब युद्ध दूसरे के नाम से जाना जाता है। तो इसका हम बहुत विस्तृत से अध्ययन करेंगे। आप चलते हैं आगे। सबसे पहले चलते हैं इस स्लाइड पर। इस पर आप देख पा रहे होंगे सामने लिखा है अंग्रेजों की सिंध विजय। सिंध विजय कहिए या सिंध विलय कहिए, दोनों एक ही चीजें थी। क्योंकि अगर आप विजय को नाम देंगे तो विजय थोड़ा सम्मानित चीज लगता है, लेकिन किस प्रकार विलय किया गया था इसको आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। और इतने अच्छे से समझ पाएंगे कि आपके मन मस्तिष्क में ये चीज हमेशा याद रहेगी कि सिंध की विलय अंग्रेजों ने किस तरह की थी और किस समय सिंध का विकास हुआ था। सबसे पहले मैं आपको सिंध के विलय के लिए मैं आपको सबसे पहले मैप दिखाना चाहूंगा।
कि आप सिंध का मैप देखिए, आपको सिंध का मैप शायद दिख रहा होगा। आप जूम आउट मैं कर चुका हूं, और भी जूम आउट कर दूं कहिए तो ये देखिए, ये है सिंध, ये है सिंध का क्षेत्र। आप देख पा रहे होंगे, ये है सिंध का क्षेत्र, जो सामान्यता, अगर और मैं आपको दिखाने की प्रयास करूं, ये है सिंध का प्रयास। अगर हम भारत के मैप के माध्यम से देखते हैं, आप देखेंगे ये भारत का मैप है, और ये जो हिस्सा है, आप मैं कुछ ज्यादा बना दिया हूं, ये जो है वो सिंध का क्षेत्र है। तो आप समझ पाए सिंध का क्षेत्र ये है। और सिंध की पृष्ठभूमि क्या थी, सिंध का इतिहास कैसा था, वो मैं आपको सब बताऊंगा। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हैं कि सिंध का जो है मैप ये है, तो आप मैप के माध्यम से हमेशा याद रखिए कि सिंध इस जगह पे था। आपके सामने दूसरी तस्वीर ये रही। अब हम चलते हैं सिंध की ओर। तो देखिए, सबसे पहले मैं स्लाइड में आपको, अब आपको दिख रहा होगा सिंध का विलय। तो सिंध का विलय जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि सिंध के विलय को लेकर हम उसको कुछ चैप्टर वाइज तोड़ेंगे, कुछ सब टॉपिकों में तोड़ देंगे, जिससे क्या होगा, पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। सब टॉपिक में कैसे तोड़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि सिंध की पृष्ठभूमि क्या थी, कि सिंध का इतिहास कैसा था, कि जिसमें आरंभ में कुछ अमीर हुए, किन को अमीर कहा जाता था, किन ने अपने आधिपत्य क्षेत्र स्थापित कर लिए थे। फिर उन अमीरों की और अंग्रेजों की कैसे संधि हुई, कैसे अंग्रेज और सिंध करीब आए, किस प्रकार अंग्रेजों ने सिंध का फायदा उठाया। तो उसको हम पहले सब टॉपिकों में तोड़ते हैं। तो सब टॉपिकों में तोड़ने का जो हमारा तरीका है वो ये है कि आप देखिए, हमने पहले लिखा है, आपको देख पा रहे होंगे, सबसे पहला जो सब पॉइंट लिखा है हमने, वो लिखा है सिंध का संक्षिप्त इतिहास। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि सिंध का संक्षिप्त इतिहास कौन सा था, जिसमें हम सिंध का बताएंगे कि सिंध में कौन कौन से शासक हुए हैं। वही दूसरा टॉपिक में हमने इसमें बांटा है, उसको लिखा है मैंने, अंग्रेज सिंध क्यों जीतना चाहते थे, आखिर वो कौन सा प्रश्न था जिसके आधार पर अंग्रेजों ने सिंध की विलय की। वहीं हम तीसरे सब टॉपिक में देखेंगे अंग्रेज और सिंध के अमीर, कि अंग्रेज और सिंध के अमीरों के मध्य में कैसे संबंध थे, और ये बाद में संबंध कैसे बदले, ये पूरा समझ पाएंगे आप। और चौथे सब टॉपिक में पढ़ेंगे हम अंग्रेज और सिंध के मध्य विभिन्न संधियों का दौर, वो कौन सी मित्रता की संधि थी, वो कौन सी व्यापारिक संधि थी, और अंत में वो कौन सी सहायक संधि थी जिसने सिंध के अस्तित्व को ही समाप्त कर दिया था। तो हम चलते हैं सबसे पहले, और सबसे पहला टॉपिक हम ले लेते हैं, जिसका नाम है सिंध का संक्षिप्त इतिहास। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें सिंध का संक्षिप्त इतिहास। सिंध का संक्षिप्त इतिहास। अब सिंध का संक्षिप्त इतिहास हम कब से स्टार्ट करेंगे, तो सिंध का संक्षिप्त इतिहास हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कब से, तो लगभग हम 17-18 सेंचुरी से देखेंगे। 18वीं शताब्दी में समय था लगभग 1750 ईस्वी के आसपास में, 1750, 1750 ईस्वी के आसपास में सिंध पर पहले कल्लोल वंश के राजाओं का शासन रहा करता था। तो कौन रहा करता था, तो रहा करता था कल्लोर वंश के राज शासकों का शासन, कल्लोर वंश के शासन। तो आप ये समझ पाए, यहाँ 1750 न लिखकर मैं लिख रहा हूं 17वीं और 18वीं शताब्दी के मध्य में, के मध्य, 17वीं 18वीं शताब्दी के मध्य में किसका शासन रहा करता था सिंध पर, तो वो रहा करता था कल्लोल शासकों का। तो कल्लोल शासक जो थे वो सिंध पर अपना आधिपत्य स्थापित किए थे और शासन करते रहे। लेकिन तब क्या हुआ, तब उसी समय सिंध के पहाड़ों पर एक जनजाति रहती थी, एक जनजाति रहती थी, जिसका नाम था
जिसका जिसका नाम था सामंता। जिसका नाम था बलूच जाति। तो सिंध के पहाड़ों पर एक जाति रहती थी जिसको हम बोलते हैं बलूच जाति। बलूच जाति। बलूच जाति। तो ये बलूच जाति कौन है? अभी एक मूवी आई थी धुरंधर। धुरंधर में जो बहुत सारे शब्दों में आपने देखा होगा बलूच जाति। तो वही बलूच जाति जो थी वो उस समय सिंध के पहाड़ों पर रहती थी। लेकिन 1750 ईस्वी के आसपास में ये बलूच जाति जो थी वो सिंध के मैदानों में आकर बस गई थी। तो ये कहाँ बस गए हैं आकर? तो ये बस गए हैं सिंध प्रांत के, सिंध प्रांत के मैदानी क्षेत्रों में। मैदानी क्षेत्रों में। तो आप इतना समझ पा रहे हैं कि उस समय सिंध पर किसका शासन है? तो सिंध पर कल्लोल वंश का शासन है। लेकिन कल्लोल वंश के शासकों के दौर में क्या घटना घटित हुई? तो घटना ये घटित हुई कि उसी समय बलूच जनजाति के लोग या बलूच जाति के लोग जो थे, बलूच जाति के जो लोग थे वो आके कहाँ बस गए? तो बलूच जाति के जो लोग थे वो सिंध के मैदानों में बस गए। और जो बलूच जाति के लोग थे वो वहां के भौगोलिक क्षेत्र के अच्छे से ज्ञाता थे। और उन्होंने अपने आप को इस प्रकार परिवर्तित कर लिया था कि वो वहां के क्षेत्र में एक वीर योद्धाओं के नाम से जाने गए। तो उसी में से, इसी बलूच जाति में से एक व्यक्ति था जिसका नाम था मीर फतेह अली। मीर फतेह अली। तो मीर फतेह अली ने क्या किया? मीर फतेह अली ने लगभग समय था 1783 ईस्वी में, 1783 ईस्वी में सिंध की, सिंध की कल्लोल जातियों को रिप्लेस कर दिया और उनको हटा दिया। हटाने के बाद मीर फतेह अली ने स्वयं की सत्ता जो थी वो सिंध पर अपनी स्थापित कर ली थी। इसलिए अब आप समझ पाए कि सिंध पर अब वर्तमान में शासक किसका हो चुका था लगभग 1783 ईस्वी के दौर में। तो आप समझ पाए अब हो गया था, क्या बोलते हैं, बलूच जातियों का शासन। अब बलूच जातियों का शासन चलता रहा। और आपने देखा, आपने पढ़ा होगा कि मीर फतेह अली जो था इसकी मृत्यु लगभग 1800 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। और इसकी मृत्यु हो जाने के बाद, इसके बाद सिंध का क्या होता है? तो सिंध कुछ भागों में टूट जाता है। और सिंध जो है, आप देखिए, मीर फतेह अली की मृत्यु हो जाने के बाद सिंध जो था वो कई प्रांतों में टूट गया। जिनमें से आप कुछ नाम याद रखिए, जिसमें से कुछ नाम आपको ध्यान रखना है। तो मीरपुर, एक का नाम होगा खैरपुर, खैरपुर। एक का नाम होगा हैदराबाद। क्योंकि ये शब्द आगे आएंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको हैदराबाद समझकर आप ये मत समझिए कि ये भारत के क्षेत्र में पड़ने वाला आंध्र प्रदेश या तेलंगाना का हैदराबाद है। तो आप ये समझ पाए कि मीर फतेह अली खान, जिसने सिंध की विजय की थी और सिंध पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था, उसकी मृत्यु हो जाने के बाद सिंध कई प्रांतों में टूट गया। और जब सिंध कई प्रांतों में टूट गया तो अब उसके जो भाई थे मीरपुर, खैरपुर और हैदराबाद के शासक हो गए। इसलिए इनको सामान्यतः चार यार के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये जो थे वो चार भाई थे, चार यार। तो एक शब्द और आता है कि उस समय सिंध में चार यार का शासन रहा करता था। तो चार यार समझ पाए? मीर फतेह अली खान ने अपने दो भाइयों के साथ में जो शासन किया था, या उसके मरने के बाद जो सिंध का आधिपत्य स्थापित हुआ, वो चार यार के या उसके भाइयों के हाथ में आ गया। तो अब जो चार यार है वही शासन कर रहे हैं और सिंध कई भागों में टूट चुका है। आप जानते हैं कि जब भी कोई स्टेट का सेंट्रलाइजेशन होता है, वो भी उस दौर में जहां शासन प्रशासन में राजतंत्र हो। तो राजतंत्र के दौर में जब भी सेंट्रलाइजेशन होगा तो उस सेंट्रलाइजेशन से उस राज्य की जो संप्रभुता होती है, शक्ति होती है,
वो समानता कमजोर होती है। वो कमजोर इसलिए भी होती है क्योंकि जब शासन टूट रहा है तो उसके भाइयों में टूट रहा है। हो सकता है कि भाइयों में आपसी मतभेद हो जाए, किसी साम्राज्य को लेकर, आपसी रंजिश को लेकर। तो जब ऐसी स्थिति होती है तो उसका दूसरे या पड़ोसी राज्य हमेशा फायदा उठाते हैं। तो आप समझ पाए कि सिंध जो है इस समय अब 4 यार के शासन या उसके आधिपत्य में चल रहा है। अब सिंध का इतिहास कैसे बदलेगा, अब आप देखिए। अब यहाँ देखिए, यहाँ तो है 4 यार। अभी देखिए, ये सिंध है और सिंध पर शासन किसका है, तो आप समझ पाए ये 4 यार। 4 यार, और 4 यार को ही क्या बोला जाता है, इन्हीं को बोला जाता है अमीर। अमीर, क्योंकि अमीर इसलिए कहा जाता है क्योंकि सिंध जब टूटा तो एक सिंध पर एक शासन का आधिपत्य नहीं रहा, ये कई लोगों के हाथों में चला गया। इसलिए अब जो है ये लोग सिंध के अमीर कहलाए। तो इतना मामला क्लियर हो गया, अब समझ पाए कि सिंध के अमीर क्या है। अब जब सिंध के अमीर वहां शासन कर रहे थे, उस समय भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक्टिव हो चुकी थी। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कई बार संपर्क किए थे और भट्टा वगैरह आदि में अपनी कुछ व्यापारिक कंपनियां खोली थी, लेकिन कुछ आपसी मतभेद के द्वारा वहां पर धीरे धीरे फैक्ट्रियां बंद कर दी गई थी और सिंध जो था वो अलग थलग पड़ा हुआ था। अंग्रेजों की नजर सिंध पर कम लगी थी। लेकिन उस समय अंतरराष्ट्रीय राजनीति में कुछ परिवर्तन हो रहा था, और परिवर्तन ये हो रहा था कि नेपोलियन बोनापार्टो का उत्कर्ष हो रहा था, और नेपोलियन ने उस समय रूस के साथ एक संधि कर ली थी, जिसको तिलसिट की संधि बोलते हैं। उस संधि के द्वारा ये शर्त हुई थी कि एक काम करते हैं कि भारत पर आक्रमण करते हैं, और वो भी कहाँ से करते हैं, स्थल मार्ग से करते हैं। तो आप देखिए कि अगर हम उस समय भारत की राजनीति को थोड़ा देखना चाहें, ये तो है भारत की राजनीति। भारत की राजनीति, भारत की राजनीति, भारत की राजनीति। तो हम भारत की राजनीति में एक आरंभिक दौर देखें, जब दक्षिण भारत में आंग्ल मैसूर युद्ध चल रहे थे और समय था लगभग 1790 ईस्वी के आसपास। और सन 1790 ईस्वी में तृतीय मैसूर युद्ध हुआ था। आपने पढ़ा है, तृतीय मैसूर युद्ध जो था सन 1790 से लेकर आसपास से लेकर 92 तक चला था। उसमें टीपू सुल्तान हार गया था, और टीपू सुल्तान के हारने के बाद क्या हुआ था कि टीपू सुल्तान ने सिंध से कांटेक्ट किया था। और सिंध से कांटेक्ट करने के बाद टीपू ये चाह रहा था कि सिंध के इस रास्ते से रसिया की सेना और फ्रांस की सेना आएगी और वो अंग्रेजों को हरा देगी। इसलिए धीरे धीरे अंग्रेजों ने भी सिंध से कुछ कांटेक्ट किए, और कांटेक्ट अस्थायी तौर पर बने रहे। लेकिन अब क्या था, अब दूसरा दौर स्टार्ट होगा। अगर मैं आपको स्लाइड पर फिर ले जाऊं, तो आपने अभी तक इस स्लाइड में ये पढ़ लिया है कि सिंध का संक्षिप्त इतिहास क्या था। अब अंग्रेज सिंध क्यों जीतना चाहते हैं, अंग्रेज और सिंध के अमीरों के मध्य क्या संबंध है, हम इस ओर चलते हैं और देखते हैं। देखो, टीपू सुल्तान और सिंध, अब क्या होगा। अब जो अंग्रेज होंगे, जो अंग्रेज हैं, अंग्रेज जो है वो क्या करना चाहते हैं, वो सिंध से मित्रता करना चाहते हैं। अब भाई सिंध से मित्रता क्यों करना चाहते हैं, तो सिंध से मित्रता इसलिए करना चाहते हैं कि सिंध अलग प्रांत है, हो सकता है कि सिंध के रास्ते भारत में कोई आक्रमण हो जाए। इसलिए पहला दौर आया किसके शासनकाल में, तो उस समय भारत का जो गवर्नर था उसका नाम था लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड मिंटो प्रथम, लॉर्ड मिंटो प्रथम। लॉर्ड मिंटो प्रथम ने सर्वप्रथम क्या किया, सर्वप्रथम क्या किया, एक अंग्रेज अधिकारी को एक अंग्रेज अधिकारी को सिंध भेजा, सिंध भेजा। इस व्यक्ति का नाम अगर आप याद रखना चाहें तो आप याद रख सकते हैं, उसका नाम था निकोलसन, निकोलसन। निकोलसन को सिंध भेजा, किस लिए भेजा कि वो लोग निकोलसन जाकर, इस समय था लगभग 1807 ईस्वी, 1807 ईस्वी में अंग्रेजों ने निकोलसन को भेजा। किस लिए भेजा कि सिंध से हम संधि कर लेते हैं, जिसके माध्यम से
फ्रांस का खतरा हम लोगों के ऊपर टल जाए, फ्रांस और रसिया का खतरा टल जाए। इसलिए क्या हुआ कि निकोलसन ने अपनी राजनीतिक कूटता दिखाते हुए, अंग्रेजों ने अपनी राजनीतिक कूटता दिखाते हुए अंततः सिंध से या सिंध के अमीरों से एक संधि कर ली, जिस संधि का नाम था शाश्वत मित्रता की संधि। शाश्वत मित्रता की संधि, मित्रता की संधि। और ये कब हुई? तो ये हुई 1809 ईस्वी में। 1809 ईस्वी में शाश्वत मित्रता की संधि हो गई। अब शाश्वत मित्रता की संधि का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था, अगर हम देखें उद्देश्य और इसकी शर्तों को अगर हम देखें, तो इसमें अंग्रेजों ने शर्त लगाई शाश्वत मित्रता की संधि में कि अब आपके क्षेत्र में या सिंध में कोई भी कोई भी फ्रांसीसी व्यक्ति नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। चलिए, फ्रांसीसी व्यक्ति इसलिए नहीं रहेगा, फ्रांस अगर इसके करीब आ जाएगी, फ्रांस और क्या बोलते हैं सिंध के अगर अच्छे संबंध हो गए, तो उससे अंतर्राष्ट्रीय फर्क भी पड़ेगा और नेपोलियन का खतरा भी बढ़ जाएगा, और सामान्यतः हो सकता है कि सिंध के रास्ते कोई विदेशी आक्रमण हो जाए। इसलिए ये शर्त रख दी गई। और शर्त ये भी रख दी गई कि दोनों देशों के मध्य में उस समय, मतलब सिंध में और अंग्रेजों के या भारत के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य, दोनों में क्या बोलते हैं राजदूतों का आवागमन होगा, आवागमन होगा, आवागमन होगा। तो आप इतना समझ पाए, इतना जो है वो शाश्वत मित्रता की संधि से तय हो गया। अब धीरे धीरे समय बीतता गया, और जब समय बीतता गया, तो अब दूसरा इतिहास में थोड़ा और यहाँ से मैं टच करना चाहूंगा आपको, कि सिंध मान लीजिए ये है, सिंध के बारे में आप जान ही रहे हैं। अब थोड़ा मैं आपको और बता दूं, तो आपके माइंड में ये पिक्चर क्लियर रहेगी कि सिंध के प्रांत पर कई लोगों की नजरें थी, क्योंकि सिंध अकेला था, अमीर शासन कर रहे थे, उतने मजबूत नहीं थे। इसलिए इस सिंध को कई लोग जीतना चाहते थे, जिनमें से हम एक नाम आपको बताएं, तो वो था अफगानिस्तान। अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। एक तो अफगानिस्तान सिंध को जीतना चाहते थे, और एक और शासक थे जिनका नाम था महाराजा रणजीत सिंह, जो पंजाब के क्षेत्र में थे। मैं अभी आगे पढ़ाऊंगा आपको। एक थे रणजीत सिंह, रणजीत सिंह। तो रणजीत सिंह और अफगानिस्तान दोनों क्षेत्रों की नजरें जो थी वो सिंध पर टिकी हुई थी, क्योंकि सिंध की नदी का नौ परिवहन के साथ साथ उसके अपने अटूट भंडार और उसकी व्यापारिक और रणनीतिक महत्व बहुत ज्यादा था। उसके पास अपूर्ण संपदा भी थी, उसको हर देश लूटना चाहता था। इसलिए एक तरफ देखिए, अफगानिस्तान चाहता है कि सिंध को मैं जीत लूं, और अफगानिस्तान का शासक के बारे में हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, शाह शुजा वगैरह थे, उसके बारे में आपको नहीं जानना है, लेकिन इतना ध्यान रखना है कि अफगानिस्तान भी चाहता था कि हम सिंध की विलय कर लें। लेकिन रणजीत सिंह का महत्व तो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। रणजीत सिंह की हमेशा से सिंध पर नजरें रही थी। इसलिए रणजीत सिंह ने क्या किया? रणजीत सिंह ने अंग्रेजों से अंग्रेजों से कांटेक्ट किया, अंग्रेजों से कांटेक्ट किया। अब ये कांटेक्ट कब किया गया? ये दौर था लगभग 1800 डेट याद रखने की आपको इतनी नीड नहीं है, लेकिन थोड़ा फ्रेम क्लियर रहे इसलिए मैं बता रहा हूँ। 1832 ईस्वी में सर्वप्रथम रणजीत सिंह, उस समय का जो गवर्नर जनरल था उसका नाम था विलियम बेंटिक, विलियम बेंटिक। उस समय का जो गवर्नर था जिसका नाम था विलियम बेंटिक, विलियम बेंटिक। ये वही विलियम बेंटिक है जिसने भारत में सती प्रथा का अंत किया था। विलियम बेंटिक से कांटेक्ट किया किसने? रणजीत सिंह ने कांटेक्ट किया और कहा
कि एक काम करते हैं, सिंध को जीत लेते हैं, सिंध को मिलकर जीत लेते हैं और सिंध को हम लोग आधा आधा बांट लेंगे। लेकिन विलियम बेंटिक ने यहाँ कूटनीति की चाल चली। अब बेंटिक क्या करेगा, बेंटिक दो टाइप का दिमाग लगाएगा। एक तरफ तो वो सिंध को साधने का प्रयास करेगा, दूसरी तरफ रणजीत सिंह को भी ये बात बता देगा कि सिंध पर तुम अपना किसी प्रकार का सपना मत देखो। और यहाँ पर पहली बार ऐसा होगा जहां पर रणजीत सिंह एक बड़े रणनीतिक तौर पर हार जाएंगे और अंग्रेजों की फिर एक बार एक स्टेप में बढ़त हासिल हो जाएगी। हुआ क्या कि जब विलियम बेंटिक ने, सॉरी, रणजीत सिंह ने शर्त रखी, विलियम बेंटिक ने शर्त को मना कर दिया। लेकिन विलियम बेंटिक ने यहाँ क्या किया, उसी समय बेंटिक ने एक व्यक्ति को सिंध भेजा, एक व्यक्ति को सिंध भेजा। और सिंध किसको भेजा, तो उसका नाम था पोंटियर। पोंटियर, सिंध को पोंटियर, सिंध के लिए पोंटियर को भेजा और पोंटियर से कहा कि सिंध में जाकर बताओ कि तुम मेरे साथ एक व्यापारिक संधि कर लो। अगर तुम व्यापारिक संधि नहीं करोगे तो उसका बदला ये होगा कि मैं रणजीत सिंह से हेल्प ले लूंगा और तुम्हें हटा दूंगा यहाँ से। क्योंकि विलियम बेंटिक को ऐसा पता हो चुका था कि रणजीत सिंह सिंध को जीतना चाहता है, इसलिए उसके पास एक और स्टेप ये आ चुका था कि अगर मैं सिंध पर इस टाइप से प्रेशर कर दूं, इस टाइप से दबाव डाल दूं, तो सिंध हमारे साथ संधि करने के लिए मजबूर हो जाएगा। और अंततः ऐसा ही हुआ। पॉन्टिगर ने जाकर सिंध को धमकाया और कहा अगर तुम मेरे साथ संधि नहीं करोगे तो संधि का मतलब ये होगा कि मैं रणजीत सिंह से हेल्प ले लूंगा और तुम्हें नेस्तनाबूद कर दूंगा और तुम्हें हमेशा के लिए मैप से गायब कर दूंगा और सिंध को अपने हाथ में ले लूंगा। अब स्थितियां बदल चुकी थी। और जब स्थितियां क्या बदल गई कि सिंध ने अंततः अंग्रेजों के साथ एक संधि कर ली, एक संधि कर ली, संधि कर ली। ये संधि को किस नाम से जाना जाता है, तो इस संधि को जाना जाता है व्यापारिक संधि के नाम से, व्यापारिक संधि के नाम से। ये कब हुई, तो ये लगभग 1800, डेट रखने की कोई जरूरत नहीं, याद रखने की कोई जरूरत नहीं, एक मैप के थ्रू बता देता हूँ। क्यों आपको लगना चाहिए कि हाँ मुझे आता है, तो आप इतना ध्यान रखिए, इसकी कोई जरूरत नहीं है। व्यापारिक संधि, व्यापारिक संधि रखी गई। लेकिन सिंध के जो अमीर थे वो इस चीज के लिए परेशान थे कहीं ऐसा ना हो कि अंग्रेज सिंध के साथ कोई खिलवाड़ कर दें। इसलिए अंग्रेजों ने क्या किया, इसलिए अंग्रेजों ने क्या किया, यहाँ पर सिंध की जो व्यापारिक संधि हुई इसके लिए कुछ शर्तें रखी। शर्तें अगर आप देखना चाहें, शर्त ये थी कि सिंध नदी का उपयोग, सिंध नदी का उपयोग, सिंध नदी का जो उपयोग होगा उसे अंग्रेज व्यापारी, अंग्रेज व्यापारी, व्यापारी विदाउट शुल्क कर पाएंगे। मतलब अंग्रेज व्यापारियों को शुल्क देने की जरूरत नहीं होगी। अगर जो शुल्क लगेगा, जिन वस्तुओं पर शुल्क लगेगा उन वस्तुओं के शुल्क का निर्धारण कौन करेगा, तो उनका निर्धारण सिंध के अमीरों को ही दिया गया। तो सिंध के अमीर जो थे, हम, मैं स्लाइड चेंज कर रहा हूँ, आप आगे देखते जाइए, क्योंकि हम इस समय क्या पढ़ रहे हैं, इस समय पढ़ रहे हैं व्यापारिक संधि, व्यापारिक संधि, व्यापारिक संधि। एक शर्त ये भी रखी गई और शर्त ये रखी गई कि जो सिंध पर जो किसी प्रकार के शुल्क लगाए जाएंगे उस शुल्क का निर्धारण कौन करेगा, तो शुल्क का निर्धारण करने के लिए जो होंगे वो सिंध के अमीर को अधिकार दिया गया। सिंध के अमीर ही, सिंध के अमीर ही शुल्क का निर्धारण करेंगे। और क्या कहा गया, और कहा गया लेकिन सिंध जो नदी होगी, सिंध नदी, सिंध नदी पर अंग्रेजों के कोई युद्धपोत, युद्धपोत, युद्धपोत या युद्धक सामग्री, युद्धक सामग्री, सामग्री नहीं गुजरेगी, नहीं गुजरेगी। और भी शर्तें थी, जैसे कोई अंग्रेज व्यक्ति, कोई अंग्रेज व्यक्ति सिंध में रहना चाहे,
सिंध में बसना चाहे, नहीं सिंध में जाना चाहे, जाना चाहे, जाना चाहे तो उसको एक परमिशन लेना होगा या उसको वीजा बनवाना होगा, और जो वीजा है वो सिंध के अमीर जारी करेंगे। इस प्रकार की अच्छी अच्छी शर्तें रखी गई। देखिए कितनी अच्छी शर्तें हैं कि कोई युद्धक पोत नहीं गुजरेगा, सेना नहीं गुजरेगी, कर का निर्धारण भी आप करेंगे। इतनी अच्छी शर्तें थी, तो सिंध के अमीरों ने सोचा कि रणजीत सिंह तो हम पर पहले से ही नजर बनाए हुए थे, इससे अच्छा है कि अंग्रेजों से हम संधि कर लेते हैं, और संधि करने के माध्यम से हमें अंग्रेजों का खतरा भी टल जाएगा, और क्या बोलते हैं, रणजीत सिंह से सुरक्षा भी हो जाएगी। लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ था जब सिंध में एक इतना बड़ा परमाणु वेपन रख दिया गया था, परमाणु हथियार रख दिया गया था, जो अंग्रेज कभी भी फोड़ सकते थे। अब आप देखिए आगे क्या होता है। ये संधि संपन्न हो गई। संधि संपन्न होने के बाद मामला चलता रहा। अब आप देखा है रणजीत सिंह ने, अब रणनीतिक महत्व धीरे धीरे उनका कम होता जाएगा। अब क्या हुआ, अब भारत की राजनीति में फिर बदलाव हुआ, और अब कौन आया भारत में। तो आप देखिए, समय था लगभग 1838 ईस्वी, 1838 ईस्वी। 1838 ईस्वी में एक और संधि हो गई। 1838 में क्या हुआ कि भारत में एक गवर्नर आ चुका था जिसका नाम था लॉर्ड, मतलब पहले ही आ चुका था, 1836 से लेकर 42 तक रहा था, जिसका नाम था लॉर्ड ऑकलैंड। तो आप इस समय समझिए भारत का गवर्नर कौन हो गया उस समय। भारत का गवर्नर जो है वो कौन है, तो है लॉर्ड ऑकलैंड। लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड ऑकलैंड जो है वो गवर्नर है। और गवर्नर रहते हुए लॉर्ड ऑकलैंड ने एक आक्रामक नीति अपनाई। आक्रामक नीति किसके लिए, तो आक्रामक नीति है उसकी अफगानिस्तान के लिए। लॉर्ड ऑकलैंड ये तय करना चाहता था कि जल्दी से जल्दी भारत की जो सीमा है वो एक वैज्ञानिक सीमा में बदल जाए। वो एक ऐसी साइंटिफिक बाउंड्री तय करना चाहता था जिससे भारत का साम्राज्य जो था वो अंग्रेजों के लिए सुरक्षित हो जाता। क्योंकि अगर हम भारत के मैप को देखें तो भारत पर अभी तक अंग्रेज यहाँ तक जीत चुके थे, लेकिन यहाँ से आक्रमण होने का खतरा बना रहता था। और सबसे बड़ा जो खतरा था वो था मध्य एशिया में रसिया का उत्थान। और फ्रांस जैसी शक्तियां तो मान लो शांत हो चुकी थी, लेकिन रसिया का उत्थान हो रहा था। और अंग्रेज ये नहीं चाहते थे कि किसी भी प्रकार से कोई हमारे आसपास का क्षेत्र रसिया को समर्थन करे और उसके माध्यम से वो भारत की सरजमी पर आ पाए। इसलिए लॉर्ड ऑकलैंड चाह रहा है कि मैं अपनी आक्रामक नीति को, जिसको फॉरवर्ड पॉलिसी बोला जाता है, जिसको फॉरवर्ड पॉलिसी बोला जाता है, फॉरवर्ड पॉलिसी बोला जाता है, फॉरवर्ड पॉलिसी, फॉरवर्ड पॉलिसी के अनुसार ये क्या चाह रहा है कि मैं अफगानिस्तान को जीत लूं। इसलिए लॉर्ड ऑकलैंड का जो प्रमुख उद्देश्य है वो क्या है, वो है अफगानिस्तान को जीतना। अफगानिस्तान को जीतना। अब अफगानिस्तान को अगर जीतना है तो जीतने के लिए उसको कहाँ से सेना ले जानी पड़ेगी, तो उसको सेना ले जानी पड़ेगी रणजीत सिंह के क्षेत्र से। क्योंकि अफगानिस्तान जाने के लिए सेना दो ही मार्ग से जा सकती है। एक जा सकती है पंजाब के रास्ते, जहाँ रणजीत सिंह का शासन है, और रणजीत सिंह जो है वो एक शक्तिशाली शासक है। क्योंकि रणजीत सिंह की सेना उस समय एशिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना थी, या दूसरी सबसे ताकतवर सेना थी। पहले नंबर पर अंग्रेजों की थी और दूसरे नंबर पर रणजीत सिंह की सेना थी। इसलिए रणजीत सिंह की जो सेना थी वो बहुत शक्तिशाली सेना थी। और शक्तिशाली सेना होने के साथ साथ रणजीत सिंह ने एक बड़े साम्राज्य का विकास तो किया ही था। अपनी सेना को उन्होंने कुछ यूरोपीय अधिकारी नियुक्त किए थे, और यूरोपीय अधिकारियों के माध्यम से उन्होंने अपनी सेना को यूरोपीय पैटर्न पर ढाला था। चाहे उसमें फ्रांस के हों, चाहे ब्रिटेन के हों, एलार्ड और वेंचुरा जैसे अधिकारी भी थे, और उन लोगों के पास अच्छा तोप खाना आदि आदि अच्छा सेना थी। जब सेना थी तो अंग्रेज बात को डरते थे। लेकिन अब 1838 में अंग्रेजों ने क्या किया, 1838 में एक त्रिपक्षीय संधि करते हैं अंग्रेज। त्रिपक्षीय संधि। और त्रिपक्षीय संधि कैसे करते हैं, इस त्रिपक्षीय संधि के माध्यम से
अंग्रेज रणनीतिक तौर पर बड़ा बढ़त लेंगे और रणनीतिक तौर पर वो उन लोगों को शांत कर देंगे जो सिंध विजय के लिए किसी भी प्रकार का अंग्रेजों का विरोध कर सकता था। इस त्रिपक्षीय संघर्ष में इस त्रिपक्षीय संधि में कौन कौन लोग हैं, तो वो तीन लोग हैं। पहला नाम है महाराणा रणजीत सिंह का, महाराणा रणजीत सिंह। और दूसरा नाम जो है वो है अफगानिस्तान के शासक, अफगानिस्तान के निर्वासित शासक शाह शुजा, शाह शुजा। और तीसरी शक्ति तो स्वयं अंग्रेज है ही, उसमें तो कुछ पूछना है ही नहीं। और तीसरा शक्ति जो है वो स्वयं अंग्रेज है। अब अंग्रेज इस संधि को क्यों कर रहे हैं? इस संधि को करने का उद्देश्य है कि महाराणा रणजीत सिंह जो हैं वो सिंध पर अपने अधिकार त्याग दें और उसमें अंग्रेजों की मध्यस्थता को स्वीकार कर लें। रणजीत सिंह ने फिर एक बार मात खाई और इस संधि पर सिग्नेचर कर दी। इस संधि की शर्तों के अनुसार अब रणजीत सिंह, चाहे वो साव सुजा हो चाहे सिंध हो, उसके मध्य में अंग्रेजों की मध्यस्थता स्वीकार कर ली और सामंत सिंध पर अपने अधिकार भी त्याग दिए। और दूसरी संधि किसके साथ हुई? अफगान शासक शाह शुजा भी इसमें शामिल था। शाह शुजा के बारे में थोड़ा संक्षिप्त इतिहास बताना चाहूंगा मैं। शाह शुजा को अगर आप थोड़ा डिटेल में मतलब बता देता हूं मैं। आपने पढ़ा होगा पहले, सबसे पहले नादिर शाह के आक्रमण पढ़े होंगे भारत में। तो नादिर शाह के बाद आक्रमण करने के बाद उसका सेनापति आया था जिसका नाम अहमद शाह अब्दाली था। अहमद शाह अब्दाली ने ही भारत में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में मराठाओं को हराया था, जिससे मराठाओं का जो उत्तर भारत की ओर उत्थान हो रहा था उनका पतन होने लगा था। जब अहमद शाह अब्दाली मर गया तो उसके मरने के बाद उसका पुत्र गद्दी पर बैठा था जिसका नाम था तैमूर शाह अब्दाली। तैमूर शाह अब्दाली की भी मृत्यु हो गई थी जो लगभग 1792-93 का दौर था। उस दौर में तैमूर शाह की भी मृत्यु हो गई। उसके बाद एक व्यक्ति बैठा था जिसका नाम था जमान शाह। जमान शाह गद्दी पर बैठा और जमान शाह की गद्दी पर मृत्यु हो जाने के बाद फिर उस गद्दी पर बैठा था अफगानिस्तान की जिसका नाम था शाह सुजा। लेकिन शाह सुजा के शासनकाल में कुछ लोगों ने इसके साथ क्या बोलते हैं कुछ षड्यंत्र रचा और एक व्यक्ति था उसने अफगान सत्ता से शाह सुजा को भगा दिया था। और शाह सुजा जब भगा था तो उसने पहले रणजीत सिंह से हेल्प मांगी थी कि आप मुझे काबुल को जीतने में हेल्प कर दीजिए। उसके बदले में उसने क्या बोलते हैं शाह सुजा ने रणजीत सिंह को कोहिनूर हीरा भी दिया था। लेकिन रणजीत सिंह ने यहाँ भी एक रणनीतिक भूल कर दी थी। वो ये कर दी थी कि हो सकता है कि अगर वो शाह सुजा को समर्थन दे देते और शाह सुजा को समर्थन देकर अगर वो काबुल में शाह सुजा का शासन स्थापित कर देते तो हो सकता है कि वैश्विक राजनीति में कोई परिवर्तन हो जाता और वो परिवर्तन भारत के लिए अनुकूल भी हो सकता था और रणजीत सिंह के लिए भी अनुकूल हो सकता था। अगर रणजीत सिंह और शाह सुजा के मध्य में अच्छे मित्रवत संबंध हो जाते तो हो सकता है कि सिंध पर जो अंग्रेजों ने आधिपत्य स्थापित किया था वो शाह सुजा और महाराणा रणजीत सिंह मिलकर सिंध को अपने आधिपत्य में अपने नियंत्रण में ले सकते थे। अगर सिंध को अपने नियंत्रण में शाह सुजा और रणजीत सिंह ले लेते तो हो सकता है कि उस समय वैश्विक आयाम और अंग्रेजों की जो स्थिति थी भारत में वो बदल सकती थी, एकदम बदल जाती। क्योंकि सिंध जैसा अगर प्रांत उनके हाथों में नहीं आता तो इससे ये स्पष्ट हो जाता कि अभी अंग्रेजों की वो रणनीतिक स्थिति भारत में उतनी मजबूत नहीं है। क्योंकि सिंध के रास्ते दूसरी वैश्विक शक्तियां रसिया जैसे देश भी आ सकते थे, क्योंकि अफगान, सिंध और पंजाब मिलकर एक शक्तिशाली साम्राज्य का विकास कर सकते थे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यहाँ पर रणनीतिक भूल की और रणनीतिक भूल के करने भूलने के चक्कर में शाह सुजा अंततः अंग्रेजों के संरक्षण में पहुंच गया और लुधियाने में रहने लगा, जहां पर अंग्रेजों ने फिर अपनी कूटनीति चली और शाह सुजा से कहा यहीं पर जो होगा, यहीं पर प्रथम अफगान युद्ध की जो पृष्ठभूमि है वो तैयार हो रही है। अब वो तैयार कैसे हो रही है आप देखिएगा। वो पृष्ठभूमि कैसे तैयार हो रही है उस पृष्ठभूमि को आप देखेंगे। यहाँ रणनीतिक महत्व से अंग्रेजों ने क्या किया, शाह सुजा से इस त्रिपक्षीय संधि में कहा कि मैं तुम्हें अफगान का राजा बना दूंगा
और अफगान में जो शासन कर रहा था दोस्त मोहम्मद, उस दोस्त मोहम्मद को हटा दूंगा और तुमको गद्दी पर बैठा दूंगा। तुम्हें करना ये होगा कि तुम्हें सिंध पर अपने अधिकार त्याग देने होंगे और तुम्हारा सिंध से किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं होगा। शाह शुजा मान गया। क्यों मान गया? कहते नहीं, मजबूरी के दामन में लाचारी है। और अब लाचारी तो ये है कि उसको तो कोई भी गद्दी मिल जाए, वो तो निर्वासित व्यक्ति है, उसके पास तो खाने पीने का भी अंग्रेज चला रहे हैं, उसका कुछ है ही नहीं। इससे तो बेहतर है कि कुछ ही ना कुछ मिल ही जाए, अंग्रेजों से नहीं मिल जाए। यहाँ तक कि तो ये वो ये शर्त भी रख देते कि सिंध को तुम और उल्टा पैसा दोगे, तब भी वो मान जाता। लेकिन अंततः क्या हुआ? शाह सुजा ने संधि को मान लिया और कहा ठीक है, आप मुझे अफगान का शासन बना देना, इसके बदले में मैं तुम्हें सिंध पर सारे अधिकार त्यागता हूँ। अब जब ये संधि हो गई, अब संधि हो जाने के बाद लेकिन रणजीत सिंह ने ये कह दिया कि जब भी आप अफगानिस्तान की विजय करेंगे, उसमें सेना जो है वो पंजाब के रास्ते से नहीं गुजरेगी। इसलिए ये ध्यान रखिएगा, इस प्रथम जो अफगान युद्ध हुआ था, प्रथम अफगान युद्ध जो हुआ था, प्रथम अफगान युद्ध में जो अंग्रेजों की सेना थी वो पंजाब के क्षेत्र से नहीं गुजरेगी। ठीक है, इतनी पिक्चर आपको क्लियर हो गई, आपके अंदर मैप बनता जा रहा है कि किस प्रकार सिंध के विलय की पृष्ठभूमि रची जा रही है। अभी तक समझिए, संधि सिंध को लेकर हो गई, सिंध का उसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। अगर आप इसकी कंपेयर वर्तमान राजनीति से कर पाओ तो एकदम कर सकते हो। जैसे इस समय रसिया बनाम, सॉरी, अमेरिका बनाम ईरान का युद्ध चल रहा है, लेकिन उस युद्ध में इसराइल इन्वॉल्व है क्योंकि इसराइल और अमेरिका के संबंध अच्छे हैं। लेकिन आप देखिए, जब भी मिडिल ईस्ट में शांति के लिए जो वार्ताएं हो रही हैं उसमें पाकिस्तान की भूमिका बहुत इस समय सक्रिय है, उसमें आसिफ मुनीर बहुत ज़्यादा बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। तो आप देखिए, जब भी संधि का दौर चलता है, जब भी कुछ वार्ता टेबल पर होती हैं, लेकिन उसमें इसराइल का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। मतलब सोचने की बात तो है ही, उसमें इसराइल भी इन्वॉल्व है। मध्य एशिया में, सेंट्रल एशिया में इसराइल का अपना महत्व है, क्योंकि इसराइल का ही तो विवाद मिस्र, जॉर्डन, लेबनान, सीरिया और अफगानिस्तान से, सॉरी, ईरान से है। लेकिन संधि जब भी की जा रही है उसमें इसराइल का कोई महत्व नहीं। तो इसमें भी देखिए कि इसमें आप देखेंगे कि सिंध का कोई महत्व, सिंध के अमीरों को पता भी नहीं है कि संधि किसके लिए की जा रही है और उसमें मेरी क्या भूमिका है। अब ये संधि तय हो चुकी थी। अब अंग्रेज जो थे, अब अंग्रेज अफगान विजय करना चाहते थे। अब अफगान विजय करने के लिए रास्ता कौन मिलेगा, किस रास्ते जाएंगे? अब सबसे जो रास्ता था, सबसे मजबूत रास्ता था, सबसे अच्छा रास्ता था, वो था सिंध। और अंग्रेज जानते थे कि सिंध जो है ना, वो इतनी मजबूत नहीं है कि हमारा विरोध कर पाए, क्योंकि अगर सिंध विरोध करता तो उसका क्या बोलते संरक्षण कौन करता? कोई नहीं करता। एक भारत में एक कवि है डॉक्टर हरिओम पवार, उन्होंने परमाणु शक्ति पर बहुत अच्छी लाइन लिखी है। उन्होंने लिखा है कि इस धरती के घाव श्वासे को केवल सूरज हर सकता है और एटम बम से भी रक्षा केवल एटम बम कर सकता है। क्योंकि एटमी शक्ति से अगर आपको किसी को सामना करना है तो आपके पास एटमी शक्ति होनी चाहिए, लेकिन सिंध के पास वो शक्तियां नहीं है। और भी एक स्थिति बदल सकती थी, हाँ, स्थिति ऐसे बदल सकती थी, अगर सिंध के और महाराणा रणजीत सिंह के संबंध बेहतर होते तो शायद अंग्रेज जो थे वो थोड़ा रणनीतिक महत्व से बाहर हो सकते थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इतिहास संभावनाओं से नहीं चलता है, इतिहास वास्तविकताओं से चलता है। इतिहास ना अगर से चलता है ना मगर से चलता है, क्योंकि इतिहास जो है वो वास्तविकताओं से चलता है। तो जब वास्तविकताओं से चलता है तो फिर मेजर करने की हमारे पास कोई गुंजाइश रह नहीं जाती है। लेकिन तब भी हमें ये सोचना चाहिए, क्योंकि इतिहास पढ़ने के लिए या इतिहास पढ़ने वाले विद्यार्थी को इतना तो सोचना चाहिए कि अगर ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो गलतियां आपने इतिहास में की हैं, उन गलतियों को अगर पुनरावृत्ति न की जाए तो एक बेहतर भविष्य बनाया जा सकता है। उन्हीं इतिहासों से हमें ये सीखना चाहिए कि अगर सिंध जैसे राज्य पर अंग्रेज अपना आधिपत्य कर पा रहे हैं तो उसका एक कारण है कमजोरी। अगर आप कमजोर होंगे तो दुनिया के हर व्यक्ति के द्वारा सताए जाएंगे। आपका पड़ोसी होगा, आपका रिश्तेदार होगा, हर व्यक्ति आपको परेशान करेगा। इसलिए इतने शक्तिशाली होना बहुत जरूरी है कि जिससे आप अपनी समाज में महत्ता को बनाए रखें। क्योंकि इस दुनिया में जो कहते हैं जो शक्तिशाली है वही विजय होता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की नीति होती है।
आपने जंगल में नहीं देखो, जंगल में वही क्या बोलते हैं जानवर ज्यादा समय तक सरवाइव कर पाता है जो ताकतवर होता है। दुनिया में मुझे लगता है कि एक साधारण व्यक्ति बनकर जीना अच्छा है, लेकिन सोचिए ऐसे साधारण व्यक्तियों को किसी भी छोटे से मामले में फंसा दिया जाता है और उनकी सालें, कई साल जेल में निकल जाती हैं। शायद उन्होंने उस क्राइम के बारे में कभी सोचा भी नहीं था, उसे उस क्राइम की सजा दी गई। लेकिन एक बड़ा व्यक्ति होता है, एक ताकतवर व्यक्ति होता है, एक कद्दावर व्यक्ति होता है, तो उसको जेल भेजने के लिए भी तो एक आपको ताकत चाहिए ना। चलिए टॉपिक की ओर लौटते हैं और देखते हैं कि ये संधि कर ली गई, त्रिपक्षीय संधि कर ली गई। अब अफगान युद्ध की, प्रथम अफगान युद्ध की पृष्ठभूमि बन गई थी। अब अंग्रेजों ने क्या किया? अब अंग्रेजों ने सिंध पर प्रेशर डाला। सिंध पर प्रेशर क्या डाला? कहा कि तुम हमारी सेनाएं, अंग्रेजों की सेनाएं अपने यहाँ रखो और आप पैसा भी दो, इसके बदले में मैं तुम्हें साय सुजा रणजीत सिंह से सुरक्षा दूंगा। अब अंग्रेजों की क्या बोलते सिंध की मजबूरी थी। कहते नहीं कि जिस पैर के नीचे गर्दन हो उसको सहलाना ही बेहतर है। अगर नहीं सहलाओगे तो मारे जाओगे। मारे इसलिए जाओगे क्योंकि तुम इतने ताकतवर नहीं हो कि तुम अंग्रेजों से लड़ पाओगे। कैसे लड़ पाओगे अंग्रेजों से जिनके पास इतनी विशाल सेना, विशाल साम्राज्य, कूटनीतिक शक्तियाँ, प्रखंड राष्ट्रवाद, बड़ी बड़ी शक्तियाँ, धन की कमी नहीं, और तुम्हारे पास क्या है? तुम्हारे पास धर्म है। तुम जीत पाओगे अंग्रेजों से? ना जीत पाओगे। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं कि जिस संधि में, ये संधि 1839 ईस्वी में हुई और 1839 में यह एक सहायक संधि थी। सहायक सहायक संधि क्यों हो रही है तो आप इतना समझ पाए। सहायक संधि इसलिए बनाई जा रही है कि अंग्रेज जो है वो अफगानिस्तान को जीतना चाहते हैं। तो अब आपके माइंड में पूरी सिंध को लेकर पिक्चर क्लियर हो गई कि सिंध ने वो सारी शर्तें अंग्रेजों की मानी जिन अंग्रेजों ने जब भी चाहा सिंध को दबाया, और सिंध के अमीरों ने हर शर्त को स्वीकार किया। चाहे वो मित्रवत संधि रही हो, चाहे वो व्यापारिक संधि रही हो, चाहे वो सहायक संधि रही हो, हर संधि को लेकर सिंध ने यस कहा। नो कभी नहीं कहा। नो कहते भी कैसे, नो कहते तो फिर वहीं दबा दिए जाते, सॉरी वहीं सिंध दबा दी जाती। अब इस संधि में सहायक संधि रखी गई और सहायक संधि की शर्तें तो आप शायद जानते ही होंगे। सहायक संधि में पहली संधि की शर्त होती है कि आपके क्षेत्र में अंग्रेजों की सेना रहेगी, और जब सेना रहेगी तो खर्चा कौन देगा? तो खर्चा देंगे कौन? अमीर देंगे खर्चा। ठीक है भैया, अमीरों ने कहा कि अब खर्चा दे देंगे। अब अंग्रेजों ने कहा कि पैसे छापने के लिए जो पैसा छापा जा रहा है आपके यहाँ, वो भी अंग्रेजों को अधिकार दे दो। अंग्रेजों ने अंततः कहा चलो ठीक है। और कुछ कराची पर भी एक, कराची एक जगह है, नहीं सॉरी कराची वाला क्षेत्र नहीं था, भट्टा वगैरह था, उसमें नहीं जाना। तो ये सब चीजें मेरे क्या बोलते हैं सिंध ने मान ली। अंततः अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना सिंध के क्षेत्र में प्रवेश की, और सिंध के क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद, सिंध के क्षेत्र में प्रवेश की और सिंध के क्षेत्र में प्रवेश करती हुई कहाँ पहुंची? तो पहुंची अफगानिस्तान। अफगानिस्तान अगर पहुंचती भी उसके पहले युद्ध की स्थितियां हो गई और अफगान के साथ युद्ध होने लगा। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय दुनिया में कई देश, अफगानिस्तान के इतिहास में ऐसा लिखा जाता है कि अंग्रेजों से ज्यादा तो सिंध का महत्व था और इसको सिंध की सेना कहा गया। इसलिए इस युद्ध में अंग्रेजों की सेना न के कहकर सिंध की सेना कहा गया। और सिंध की सेना कहने के साथ साथ आप देखेंगे अफगानिस्तान की अंततः पराजय हुई, और पराजय होने के बाद शाह शुजा को गद्दी से बिठाया गया और दोस्त मोहम्मद को हटा दिया गया। यहाँ पर अंग्रेज जीत गए। लेकिन बाद में अफगानिस्तान की सरजमीन और अफगानिस्तान के जो लोग थे, जो जनजातियां थी, वहां का जो सामान्यतः शासन आज तक इतिहास में रहा था, वो शासन जो था वो भाईचारे का शासन रहा था। वहां पर कोई सम्राट वाली फीलिंग नहीं हुई थी।
आपने लोधी वंश के इतिहास में ऐसे इसका उदाहरण पढ़ा होगा। कोई ऐसी भावना नहीं थी जिसके माध्यम से वहां पर कोई शासन को स्थापित करता और जो अफगान थे वो शासन को झेल पाते। इसलिए अफगान जो जाति थी वो स्वतंत्र प्रिय रही थी। इसलिए अंग्रेजों की जो अफगान विजय थी, इसमें हम बहुत डिटेल में इसलिए नहीं पढ़ेंगे क्योंकि जब हम पढ़ेंगे भारत की सीमांत नीति अंग्रेजों की, तो उसमें पढ़ाऊंगा मैं आपको कि किस प्रकार अफगान युद्ध हुआ था। इसलिए ये युद्ध जो हुआ है ये 1839 से लेकर 42 ईस्वी तक हुआ, और 42 ईस्वी में अंततः अंग्रेजों को अफगानिस्तान से भागना पड़ा क्योंकि अंग्रेजों की अधिकांश सेना को अफगानिस्तानियों ने मार डाला था। और अंतरराष्ट्रीय दुनिया में, भारतीय इतिहास में अंग्रेजों की सबसे बड़ी पराजय थी। प्रथम अफगानिस्तान का युद्ध अंग्रेजों पर वो लांछन था, वो उदाहरण था जिसमें अंग्रेज ये कहते थे कि हमें दुनिया में कोई नहीं हरा सकता है, हम वो अपराजित जाति हैं जिसको कोई नहीं हरा सकता है। इसलिए इस युद्ध में अंततः अफगानिस्तान के सामने अंग्रेजों को घुटने टेकने पड़े और अफगानिस्तान से अंग्रेजों की सेना वापस आई थी। वो सेना वापस आई थी जिसमें अच्छे अच्छे योद्धा थे अंग्रेजों के, अधिकतर लोगों ने जान गंवा दी थी। इसलिए जब ये वापस आ गए, वापस आ जाने के बाद उस समय तक भारत से जैसे ही असफलता हुई, भारत का जो गवर्नर था, मैंने आपको बताया है स्लाइड के माध्यम से, देखिए ये बताया था मैंने, ऑकलैंड। ऑकलैंड जो गवर्नर था इसने रिजाइन दे दिया, और ऑकलैंड जब भारत से वापस चला गया तो ऑकलैंड की जगह पर एक व्यक्ति आया जिसका नाम था एलन बरो। एलन बरो, ऑकलैंड की जगह पर एलन बरो आया। लेकिन ऑकलैंड तो जितना मतलब कूटनीतिक था उससे भी बेईमान और निम्न प्रवृत्ति का व्यक्ति था एलन बरो। एलन बरो ने अपनी गलत नीतियों के द्वारा, उस समय कुछ सिंध में भी आपसी डिस्प्यूट हो गए थे, अमीरों में भी कुछ उत्तराधिकारी की छोटी छोटी युद्ध झड़पें हो रही थी, लेकिन एलन बरो ने 1843 ईस्वी में ये डिसाइड किया कि वो सिंध का विलय कर लेगा। और सिंध के विलय के लिए किस व्यक्ति को भेजा गया, तो भेजा गया उसको, नाम था चार्ल्स नेपियर। चार्ल्स नेपियर, चार्ल्स नेपियर। चार्ल्स नेपियर कौन था? तो अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया एक गवर्नर जिसके हाथ में अंग्रेजों ने सारे अधिकार दे दिए, चाहे सैनिक और सिविल दोनों अधिकार दे दिए गए। चार्ल्स नेपियर सिंध में गया और सिंध में उसने अमीरों को कुछ छोटे मोटे युद्धों में अंततः पराजित कर दिया और उन सबको बंदी बना लिया गया। अमीरों के साथ बहुत बेवा व्यवहार किया गया और उन्हें अंग्रेजों ने सिंध की जमीन से निर्वासित कर दिया। ये जो घटना थी ये छोटी मोटी घटना नहीं थी, इसका अंतरराष्ट्रीय स्थिति में तत्कालीन इंग्लैंड में हर व्यक्ति ने विरोध किया। यहाँ तक कि उस समय ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने भी इस बात का विरोध किया और कहा कि अंग्रेजों की ये नीति या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की नीति ये ब्रिटिशों के इतिहास पर, उनके चरित्र पर लांछन लगाई। और वहां पर जो विरोधी दल के नेता थे उन लोगों ने भी, विश्व के अधिकांश इतिहासकारों ने, कई लोगों ने इस बात का विरोध किया और इस बात को जताने का प्रयास किया कि अंग्रेजों की नीति भारत में जो सिंध विलय की है वो एकदम निर्मम नीति है, एकदम गलत नीति है। ऐसी नीतियों को अनुयायी नहीं होना चाहिए ब्रिटेन को। अगर ब्रिटेन अपने आप को सभ्य कहता है तो क्या सभ्य समाज का ये उदाहरण है कि वो उन लोगों का विलय कर ले जिन लोगों ने अंग्रेजों की हर एक संधि मानी थी, चाहे वो संधि चार्ल्स नेपियर के शासनकाल में हुई हो, चाहे वो एलन बरो के शासनकाल में हुई हो, चाहे विलियम बेंटिंग के शासनकाल में हुई। लेकिन अंग्रेजों ने एक नहीं सुनी। यहाँ तक कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने भी विरोध किया, लेकिन ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ये कभी नहीं कहा, विरोध तो किया, विरोध में ये कहा कि अंग्रेजों की नीति खराब है, अंग्रेज ब्रिटिश इंडिया कंपनी को ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन उस ब्रिटेन की संसद ने ये कभी नहीं कहा कि सिंध अमीरों को वापस कर देना चाहिए। आप मीडिया में जाकर कुछ भी बोलिए, आप पत्रकारिता में कुछ भी बोलिए, लेकिन आंतरिक मन में आपके अंदर जो है वो तो साम्राज्यवादी भावना है ही। अगर साम्राज्यवादी भावना ब्रिटेन की सरकार में ना रही होती तो क्या वो सिंध का विलय करने के बाद भी ये नहीं कह देते कि जाइए आप सिंध को वापस कर दीजिए, अमीरों को वापस लाइए सत्ता पर? लेकिन नहीं कहा। ये जो विरोध था वो मात्र दिखाने के लिए था और उन उपनिवेशवादी इतिहासकारों के लिए एक उदाहरण पेश करने के लिए
बड़ी बड़ी बातें करते हैं वो इतिहास में, कहते हैं कि भारत में जब सिंध का विलय हुआ तो ब्रिटेन की संसद ने इसका विरोध किया था। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पॉलिसी थी। अगर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पॉलिसी थी तो क्या उन पॉलिसियों पर आपने जो रिस्ट्रिक्शन लगाए थे, आपने जैसे रेगुलेटर ने एक्सपर्ट्स इंडिया एक्ट, इतने सारे एक्ट में आपने इतने सारे रिस्ट्रिक्शन लगाए थे, आप एक आदेश और पारित कर देते कि अंग्रेजों को सिंध का विलय नहीं करना चाहिए। अगर सिंध का विलय कर भी लिया है तो आप सिंध वापस कर दीजिए। कुछ भी हो, इतिहास दिखावे का होता है। उनको दिखाना था कि अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में हमारे पास इतने इतने सभ्य देश के लोग हैं हम, कि हम नहीं चाहते हैं कि अंग्रेजों को सिंध की विलय करनी चाहिए। में जो भी था, अंत तक क्या हुआ कि चार्ल्स नेपियर ने सिंध का सिंध का सिंध का सिंध का अंग्रेजी साम्राज्य में विलय कर लिया, विलय कर लिया। अभी आप एक स्टेटमेंट में बता रहा हूं आपको, कि चार्ल्स नेपियर ने ही स्टेटमेंट दिया था कि दिया था यद्यपि हमें सिंध का विलय करने का विलय करने विलय करने का कोई अधिकार नहीं है, कोई अधिकार नहीं है, लेकिन हम तब भी करेंगे और इतिहास में ये निर्मम भूल होगी। नेपियर ने भी स्टेटमेंट दिया। लेकिन आप देख सकते हैं कि नेपियर पर भी एक इतिहासकार उन्होंने लिखा है कि जब नेपियर को सिंध के सारे अधिकार दिए गए तो नेपियर एकदम परेशान था कि कब मैं सिंध को अपने क्षेत्र में ले लूं। एक इतिहासकार है, वो लिखते हैं कि नेपियर इस प्रकार परेशान था, जिस प्रकार कोई पुरुष जो होता है वो अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए परेशान होता है, उससे भी ज्यादा बेचैन नेपियर था। किस लिए? सिंध का विलय करने के लिए। विलय करने के बाद भी ये स्टेटमेंट दे रहा है कि इतिहास में मेरी ये सभी बनी रहे पॉजिटिव, कि मैं सिंध को लेकर ऐसा नहीं था। तो इतिहास जो है वो कॉन्ट्राडिक्शन का सब्जेक्ट है। कब कौन व्यक्ति क्या कर दे और उसकी छवि भारत जैसे देश में या किसी भी इतिहास में क्या बनी रहे। जैसे भारतीय इतिहास में मैं देखता हूँ, जो जलियांवाला हत्याकांड हुआ, उस जलियांवाले हत्याकांड के बाद भारत की राजनीति के परिदृश्य में जो अखबार न्यूज़पेपर आपको मिलते हैं, उनको आप कभी उठाकर देखिए, झांकने का कोशिश करिए, तो आपको वहाँ कॉन्ट्राडिक्शन समझ में आएगा कि जिस जनरल डायर ने सैकड़ों लोगों की संख्या में वहां पर निर्मम हत्या करवा दी, उस निर्मम हत्या करने के बाद भी अब ऑनलाइन का जमाना, उन लोगों ने उसको बेस्ट पदवी दी जो धर्म के बड़े बड़े ठेकेदार बनते थे, जो कहते थे धर्म दुनिया में ये करता है वो करता है। उन्हीं लोगों ने जनरल डायर को बेस्ट अवार्ड दिया। और उसी समाज में से एक व्यक्ति हुआ जिसने जनरल डायर को मारने के लिए विदेश तक चला गया। तो इतिहास जो है ना, इतिहास में आप ये कंपेयर कब मत करिए कि एक व्यक्ति या एक धर्म या जाति या संप्रदाय का व्यक्ति जो है उसकी फोटोकॉपी ही पूरे व्यक्ति होंगे, जीरोक्स होगी उसकी। हर व्यक्ति के अपने निजी स्वार्थ होते हैं, हर व्यक्ति की अपनी महत्वाकांक्षा होती है, हर व्यक्ति हर चीज को अपने अनुसार तय करता है कि मेरे जमाने में क्या होगा। हर व्यक्ति की सोच अपने आप से होती है, लेकिन थोड़ी धैर्य के साथ कोई डिसीजन लिया जाए तो शायद बहुत बेहतर हो सकता है। जैसे मैं कहूँ कि कोई जीवन में आए और अचानक आपको किसी समाज में 10 लोग बैठे हैं, 20 लोग बैठे, आपको कुछ बोल दिया, बोलते ही आप एकदम फायर हो जाते हैं कि ये देखिए तुमने मेरे लिए कैसे। मान लीजिए कोई समाज में आप बैठे हैं और किसी ने आकर आपको चोर बोल दिया कि आप तो चोर हैं। अब अगर ऐसा बोल भी दिया तो एक फिलोसफर है भारत के, बहुत बड़े फिलोसफर हैं, उन्होंने कहा अगर अगर आपको ऐसा कोई बोल भी दे तो आप थोड़ा शांति रखिए और 24 घंटे का आप अपने आप को समय दीजिए। उन 24 घंटों के बाद डिसीजन लीजिए कि आपको क्या कार्रवाई करनी है उस चोरी वाली टिप्पणी पर। तो 24 घंटे में आपको दोनों चीजें समझ में आ जाएंगी। एक चीज तो ये समझ में आ जाएगी
कि उसने जो चोर बोला है, तो क्या मैंने अपने जीवन में कोई चोरी नहीं की है? क्या मैंने कोई अपने टैक्स की चोरी, क्या मैंने किसी ऐसी जगह पर चोरी नहीं की जहां चोरी नाम का शब्द ही उस दुनिया के लिए या उस वस्तु के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता है? अगर ऐसा है कि तुमने कहीं चोरी की होगी, तो आपको पता लग जाएगा यार ये व्यक्ति तो सही बोल रहा था, तो मुझे तो जाकर इसको थैंक यू बोलना चाहिए। अगर मे बी आपने चोरी नहीं की है, तो उन 24 घंटों में आपको समझ में आएगा यार कितना मूर्ख व्यक्ति था, मैं तो ऐसा हूं ही नहीं, तो फिर ऐसा व्यक्ति ये मुझे लिए क्यों बोल रहा था? तो आपको बड़ी हंसी आएगी। अगर आपने तुरंत डिसीजन लिया होता, तो उसके साथ आपने मारपीट की होती, कुछ भी किया होता, तो आपका जो निर्णय था वो संतुलन की स्थिति में नहीं होता। लेकिन वो 24 घंटे आपको संतुलन में ला देंगे। या तो आप ये घोषित कर देंगे कि मैं चोर हूँ, या तो आप ये कह देंगे ये व्यक्ति मूर्ख था। इसलिए इस टॉपिक के अंतर्गत हमने पढ़ा कि सिंध का विलय अंग्रेजों ने किस प्रकार किया। अपनी कूटनीति के द्वारा अंततः अंग्रेजों ने सिंध का विजय कर ली। और इस सिंध के विजय को एक बार फिर मैं थोड़ा आपको डिटेल में दिखा दूं। देखिए, सिंध को हमने कैसे पढ़ा। सिंध का पहले हमने संक्षिप्त इतिहास जाना कि सिंध की स्थिति 17 सेंचुरी में कैसे थी, किस वंश का शासन था, किसने आकर बाद में आधिपत्य स्थापित कर लिया, उनका आधिपत्य चला, उनके बाद 4 भाई हुए, वो 4 यार के नाम से कहलाए। और 4 यार के शासन के बाद फिर इतिहास धीरे धीरे आगे बढ़ा। और सिंध के बारे में मैंने पूरी डिटेल में आपको लिखा कि कैसे कैसे सिंध का इतिहास चलता रहा। और अंततः चार्ल्स नेपियर के द्वारा भारत में ऑकलैंड गवर्नर के द्वारा अंततः सिंध का विलय कर लिया गया। और सिंध का जो इतिहास था वो यहाँ समाप्त हो जाता है। अब हम लोग चलते हैं आगे किस ओर? तो हम लोग चलते हैं आगे पंजाब विजय की ओर कि अंग्रेजों ने किस प्रकार की पंजाब विजय की।